दरअसल यह कहानी है एक ईमानदार किसान सोहन की। वह अपने खेतों में मेहनत से काम करता था और अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक साधारण जीवन जीता था। सोहन के पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसके पास संतोष और सुख था। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और वो उनकी हर जरूरत पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता। जरा सुनती हो, खाना दे दो, मुझे भूख लग रही। जल्दी से खाना खाकर मुझे खेतों पर जाना है और उधर से जमींदार सेठ के यहाँ भी जाना। क्या हुआ? क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? ला रही हूँ, थोड़ा तसल्ली रखो। फिर सीता सोहन को खाना परोसती है। सोहन खाना खाकर जाने वाला ही होता है कि तभी माया कहती, आप जाओ, लेकिन समय रह दे, वापस लौट आना। मैं नहीं चाहती आप रात को बाहर रहो, आजकल समय खराब है, रात में बाहर रहने का जमाना नहीं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। इतना कहकर सोहन अपनी कुदाल लेकर खेत की ओर निकल जाता है। दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम होने पर सोहन जमींदार सेठ से मिलने के लिए घर जाता। सोहन भाई कैसे हो? परिवार कुशल पूर्वकता तो है? हाँ सेठ जी, आपकी दुआ और प्रभु के आशीर्वाद से सभी कुशल। सोहन, आजकल खेतों में काम कैसा चल रहा है? इस बार पिछले साल से ज्यादा खेती करना है, इसलिए थोड़ा खेतों में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं इस बार अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेजना चाहता हूँ। अगर समय ने साथ नहीं दिया तो तुम क्या करो? अरे सोहन भाई, बात करते करते जो काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था वो काम तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। मोहन, कल सुबह तुम्हें मेरी बैलगाड़ी में 200 बोरी गेहूं की लेकर सीतापुर गांव जाना है और सीतापुर गांव में मेरे मित्र पंकज के यहाँ पहुँचाना है। मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ और ये काम करने के लिए मुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा, इसीलिए मैंने यह काम तुम्हें सौंपा। बस इतनी सी बात, मैं आपका काम कर दूंगा। सोहन, इस काम के बदले मैं तुम्हें अपनी 100 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे दूंगा। तुम जितनी भी फसल करोगे उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा में। 100 बीघा जमीन सेठ जी, क्या आप सच कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अब मैं मेरी जमीन और आपकी जमीन दोनों पर बहुत मेहनत से खेती करूंगा। ऐसा कहकर सोहन अपने घर की ओर निकल गए। अरे आपको आने में इतना लेट कैसे हो गए? आप तो बोले थे शाम होने से पहले लौट आएंगे। और क्या बात है, आप इतने खुश कैसे नजर आ रहे? तो सुनो भाग्यवान, कल सवेरे सेठ जी के काम से मुझे सीतापुर गांव जाना है। वहाँ सेठ जी के मित्र पंकज के यहाँ 200 बोरी गेहूं की पहुँचाने और इस काम के बदले सेठ जी मुझे उनकी 100 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे रहे हैं और उन्होंने कहा है उस जमीन पर जितनी भी फसल उगेगा उस फसल का आधा हिस्सा उनका होगा और आधा हिस्सा वो मुझे दे। भाग्यवान, ये सब प्रभु की कृपा। क्या सच में सेठ जी ने ऐसा कहा? अब हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सकेंगे? हाँ भाग्यवान, इसीलिए तो मैंने हाँ कहा। यह सुनकर सीता खुशी से मन ही मन झूमने लगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर सोहन अपने घर से चला गया। फिर जमींदार के यहाँ से बैलगाड़ी को लेकर सीतापुर गांव की ओर निकल गया। सोहन चलते चलते आखिरकार सीतापुर गांव पहुंच गए। अरे नमस्ते सोहन भाई, कैसे हो? और सभी रामपुर वासी कैसे? नमस्ते पंकज भाई, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो? और हमारे रामपुर वासी भी सभी ठीक। अरे सोहन भाई, मैं ठीक हूँ। सीतापुर गांव कैसे आना? पंकज भाई, जमींदार साहब ने आपके लिए 200 बोरी गेहूं की भिजवाई है, इसीलिए मैं रामपुर से सीतापुर गांव आया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। भाई अब मैं चलता हूँ, मुझे रात होने से पहले घर पहुँचना। यह कहकर सोहन वहाँ से चला जाता। और उधर सोहन और उसकी पत्नी और उसका बेटा तीनों जमींदार के खेत में बड़ी ही मेहनत से काम करते। और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और उनकी पूरी फसल तैयार हो गई। तो फिर एक दिन
यह देखकर उसका पड़ोसी राम और उसकी पत्नी जलने लगते हैं। जी आपको एक बात पता है, गांव की सभी लोग बोल रहे थे सोहन को जमींदार सेठ ने 100 बीघा जमीन दिए है खेती करने के। मैंने भी सुना तो है, और हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? लेकिन मुझसे इस सोहन की खुशी देखी नहीं जा रही। अरे वो तो पहले ही इतना अच्छा कमाता था और अब तो उसके पास 100 बीघा जमीन और आ गई। वो तो अब अमीर बन जाएगा और हम गरीब के गरीब रह जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जो वो भी हमारी तरह गरीब हो जाए। तो तुम ही अपना दिमाग चलाओ, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अभी आप 15 दिन रुक जाइए, पहले सोहन की सारी फसल तैयार हो जाने दीजिए। फिर रात होते ही राम चुपचाप जमींदार के खेत की तरफ चला जाता है और जमींदार के खेत में आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने दोनों पति पत्नी फसल की कटाई के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे सीता, ये क्या हो गया? ये सारी फसल कैसे जल गई? ये कैसे हो गया जी? ये आग कैसे लग गई? हम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? और अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे लिखाए? हे भगवान, किसकी बुरी नजर लग गई? अब ये आग कैसे लग गई? हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, हमारा सारा अनाज जल गया। 2 दिन बाद जमींदार साहब अपने घर अनाज लेने आएंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँ? इसमें अपनी क्या गलती है? अपने जानबूझकर ऐसा थोड़ी किया है। आने दो उनको, अपन उनसे साफ साफ बोल देंगे। लाओ सोहन, मेरी फसल का आधा हिस्सा मुझे दो। सेठ जी, आपके खेत की पूरी फसल जल गई। जब मैं शाम को आया तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब अगले दिन सुबह फसल काटने के लिए हम खेतों में वहाँ गए तो वहाँ जाकर देखा कि सारा खेत जला हुआ था। सोहन, मुझे अभी पैसों की जरूरत है। मैं वह अनाज बेचकर अपने बेटे की हॉस्टल की फीस कैसे भरूं? क्योंकि मैंने बड़े बेटे को शहर में अच्छे स्कूल में डाला है, तो उसकी स्कूल की फीस 2,50,000 थी और मैं इस फसल को बेचकर उसके हॉस्टल की फीस भरना चाहता था। सेठ जी, ये सब मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। मुझे भी अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना था। मैंने भी आपके खेतों में बहुत मेहनत की। सोहन, मुझे वो सब नहीं पता। मुझे मेरी फसल का आधा हिस्सा चाहिए, और अगर तुम्हारे पास मेरी फसल का हिस्सा नहीं है तो मैं तुम्हारी 5 बीघा जमीन और तुम्हारा घर ले रहा हूँ। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा? थोड़ा तो रहम कीजिए। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जब तुम मुझे 2,50,000 दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर दे दूंगा। अब तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ यहाँ से चले जाओ। फिर सोहन अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। हमारी कोई मदद नहीं करेगा? सुनो, हम बच्चे को लेकर दूसरे गांव सीतापुर चलते हैं, क्योंकि यहाँ अब अपनी कोई मदद नहीं करेगा और ना ही मुझे कोई काम देगा, और ना अब अपने पास अपनी जमीन बची है जिस पर अपनी खेती कर सके। अब हमारा बुरा वक्त आ चुका है। लेकिन हम सीतापुर में किसके पास जाएंगे? और ऐसी हालत में हमारी कौन मदद करेगा? अरे वो जो पिछली बार मैं सीतापुर गया था ना, सेठ जी के काम से, वही पंकज भाई, उन्हीं के पास कोई काम जरूर मिलेगा। चलो हम अभी ही चलते हैं ताकि शाम होने तक वहाँ पहुँच जाएं। सोहन अपने परिवार को लेकर सीतापुर गांव तो जा रहा था, लेकिन सोहन को अपने गांव से बहुत लगाव था। वह अपने खेत और घर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता था। फिर भी परिवार की देखभाल के लिए उसने दूसरे गांव जाने का निर्णय लिया और सीतापुर गांव जाने के लिए रवाना हुआ। शाम होने तक सोहन अपने परिवार के साथ पंकज के यहाँ पहुँच गया। पंकज भाई, मेरे लायक कोई काम है क्या? क्योंकि मैं बर्बाद हो गया हूँ। इस तरह सोहन सारी बात पंकज को बता देता है। हाँ, मुझे भी किराने की दुकान में एक आदमी की जरूरत है। तुम चाहो तो उस जगह पर काम कर सकते हो। वो रहा तुम्हारे रहने का इंतजाम, तो तुम मेरे इस घर में रह सकते हो, क्योंकि मैंने अपने लिए एक नया घर बनवा लिया है। तब से इस घर में कोई नहीं रहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज भाई। और हाँ, मैं आप सभी के राशन का इंतजाम अभी कर देता हूँ। फिर ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। सीता, हमने इस गांव में आकर बहुत पैसा बना लिया है, लेकिन मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूं और वहीं एक जगह रहकर अपने बेटे को भी पढ़ाना चाहता हूं। हाँ जी,
ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर ये ठोकर खाता रहेगा। और मुझे भी अपने गांव की याद आ रही है। पंकज भाई, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने यहाँ पैसा तो बहुत अच्छा बना लिया है, पर मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मेरा बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पढ़ाई कराना भी जरूरी है और मैं भी अपने गांव जाना चाहता हूँ। वहीं किराने की दुकान खोल लूंगा और अपनी जमीन और अपने घर को वापस जमींदार साहब से आजाद करवा लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दिया और मुझे इतना काम सिखाया। फिर सोहन अपने परिवार के साथ गांव लौट आया और अपने लिए एक नया घर बनवाया और गांव में ही छोटी सी किराना की दुकान शुरू किया। उसके अनुभव और मेहनत की वजह से उसकी किराना की दुकान बढ़ने लगी। उधर उसके पड़ोसी हरिया की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे माफ कर दो सोहन भाई, मेरे कर्मों की वजह से भगवान ने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया। 3 साल पहले मैंने ही जमींदार साहब के खेत में आग लगाई थी। उसकी सजा मैं अब तक भुगत रहा हूँ। तुम मुझे जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। तुम्हारे कर्मों की सजा भगवान ने दे दी है, मैं तुम्हें क्या सजा दूं? इसलिए कभी तुम किसी खुशहाल परिवार को बर्बाद मत करना, क्योंकि सबकी हाय लगती है। अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी कभी बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान भी हमारे साथ वैसा ही करते हैं। और एक मनुष्य का वक्त जो उसे सब कुछ सिखा देता है, किसी का बुरा वक्त है तो वह मेहनत करके अपना अच्छा वक्त वापस लेकर आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।